हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हमारे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे। जी हाँ, पहले के 6 चैप्टर्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने नेशनल इनकम रिलेटेड मेथड्स, कॉन्सेप्ट्स, बैंकिंग, मनी, ये 6 चैप्टर्स हम लोग फिनिश कर चुके हैं। आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जो आपका है वो है आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। चैप्टर आपका कौन कौन सा है, मतलब चैप्टर का नाम आपका क्या है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। इस चैप्टर में हम लोग एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, उसका शेड्यूल, उसका कर्व, उसके कॉन्सेप्ट्स। एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट, उसके शेड्यूल एंड उसका कर्व। प्लस इस चैप्टर में हम लोग कुछ कंजप्शन और सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इनकम, इनसे रिलेटेड भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी परफॉर्म होते हैं और आपको हायर स्टडीज में भी इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो इस चैप्टर की पहली वीडियो जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम लोग बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा एग्रीगेट डिमांड। टॉपिक का नाम क्या है? एग्रीगेट डिमांड। तो चलिए थोड़ा बेसिक से शुरुआत करते हैं ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है या जो अभी पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया लगे। चैप्टर का नाम जैसा हमारा यहाँ पे मैंने बताया आपको एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड है, तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे है एग्रीगेट डिमांड, कि मेरा एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। तो सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स का मतलब जान लेते हैं ताकि मेरे लिए आगे की चीजें समझना थोड़ा सा इजी हो जाए। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, सम टोटल, यानी कि जो भी चीजें आपके पास है उन सबका जब हम लोग एडिशन करते हैं, टोटल करते हैं, तो वो सम, वो एडिशन, वो टोटल मेरा कहलाता है एग्रीगेट्स। डिमांड का मतलब होता है जो चीजों की हम मांग कर रहे हैं, जो चीजें हमें चाहिए, वो चीजें, मतलब जो भी हम डिमांड कर रहे हैं। तो एक कोई भी पर्सन की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात किसकी हो रही है? टोटल डिमांड की हो रही है। किसी एक इंडिविजुअल पर्सन या किसी एक इंडिविजुअल कम्युनिटी या किसी एक इंडिविजुअल सर्विस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है होल डिमांड, टोटल डिमांड के बारे में। इस टोटल डिमांड को या एग्रीगेट डिमांड को हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन द एग्रीगेट डिमांड, तो भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर आता है डिफाइन द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, तो भी आपका कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट, कि उसकी डेफिनेशन कहती क्या है। तो एग्रीगेट डिमांड, इट इज द सम टोटल ऑफ डिमांड। क्या होती है? सम टोटल ऑफ डिमांड। अभी मैंने बताया ना कि जितनी आप डिमांड कर रहे हो उन सारी डिमांड का जो टोटल होता है, जो एडिशन होता है, वो मेरा क्या कहलाता है? एग्रीगेट। तो इट इज द सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी आप कंज्यूम कर रहे हो। मतलब अगर यहाँ मैं बात सिर्फ अपनी भी अगर करता हूं, तो मैं अपनी डे टू डे लाइफ में जितना भी टोटल कंजप्शन कर रहा हूं, मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं दाल खा रहा हूँ, मैं चावल खा रहा हूँ, मैं सब्जियां खा रहा हूँ, मैं स्नैक्स ले रहा हूँ, मैं पिज्जा खा रहा हूँ, मैं बर्गर खा रहा हूँ, मैं मोमोज खा रहा हूँ, मैं कुछ भी खा रहा हूँ, या मैं कपड़े पहन रहा हूँ, मैं पेट्रोल का कंजप्शन कर रहा हूँ, व्हीकल यूज करता हूँ तो पेट्रोल यूज कर रहा हूँ, मैं कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ और उन चीजों को इस्तेमाल करने पे जो मैं खर्चा कर रहा हूँ या उन चीजों की जो मैं डिमांड कर रहा हूँ, वो मेरा कहलाता है एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे मेरे सारे गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएंगे। क्या क्या चीजें आएंगी? ये मेरा आएगा, इट इज द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। क्या आएगा? यहाँ पे मेरे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज की बात यहाँ पे करें, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है ना। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? मेरे एग्रीगेट डिमांड में मेरे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, चाहे वो मेरे गुड्स हो, चाहे वो मेरी सर्विसेज हो, और वट एवर दैट इज, यहाँ पे मेरे पास जो कुछ भी चीजें अवेलेबल है वो सारी मेरी किस में आएंगी? एग्रीगेट डिमांड में। हमने सारे गुड्स जो कंज्यूम किए, हमने सारी सर्विसेज जो कंज्यूम करी, हमने जो कुछ भी कंज्यूम किया, उन सब का टोटल मेरा कहाँ आएगा? एग्रीगेट डिमांड। अब ऐसा भी नहीं है कि हम पूरी लाइफ का ले लेंगे यहाँ पे ना, पूरी लाइफ का नहीं लेंगे। यहाँ पे एक हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड का लेंगे, और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड मेरा क्या है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। कि यहाँ पे जो चीजें हम लेंगे वो मेरे पर्टिकुलर एक ईयर की होंगी, कि एक साल में, चाहे वो पिछला, चाहे वो आने वाला साल हो, चाहे वो पिछला साल हो, या वो करेंट ईयर हो, मतलब पास्ट ईयर हो, करेंट ईयर हो, या फ्यूचर, मतलब ऐसा आगे फ्यूचर में आपकी बात कर रहे हो, किसी भी ईयर की आप बात कर रहे हो, उस ईयर में हमने टोटल जितना कंजप्शन किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, या टोटल एक्सपेंडिचर जितना किया है अपनी इकोनॉमी पे, या टोटल डिमांड जितनी करी है अपनी इकोनॉमी में, वो टोटल डिमांड
टोटल एक्सपेंडिचर जो है मेरा कहलाता है एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गई? तो अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन द एग्रीगेट डिमांड, तो आप सिंपल से एक बात कहोगे, इट इज द सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। कि एक अकाउंटिंग ईयर में हमने अपनी इकोनॉमी में टोटल जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करी है उन सब का सम जो होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? एग्रीगेट। ठीक, अब इस एग्रीगेट डिमांड को मेजर किस में करेंगे? अगर हमें मेजर करना हो कि भाई हमने कितना खर्चा किया, पता कैसे चलेगा? तो ये जो भी एग्रीगेट डिमांड होता है इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ टोटल या प्लान एक्सपेंडिचर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो प्लान होगा हमेशा। एक्चुअली में खर्चा नहीं किया है, हम इतना खर्चा करना चाहते हैं या हम इतना खर्चा करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, हमने एक्चुअली में इतना स्पेंड अभी तक किया नहीं। इसीलिए एग्रीगेट डिमांड में हम कभी भी पास्ट ईयर की बात नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे हम खर्चा कर चुके हैं। एग्रीगेट डिमांड में हमेशा हम लोग बात करते हैं करंट ईयर की या आने वाले फ्यूचर ईयर की, पास्ट ईयर की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। एग्रीगेट डिमांड जो होता है इसीलिए मेरा प्लान कहलाता है कि इस साल हम कितना खर्चा कर सकते हैं या आने वाले साल में हम कितना खर्चा करेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड को मेजर करने के लिए आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर लेना पड़ेगा और ये जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है ये मेरा प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है। यानी कि हम विश करते हैं, जो भी मेरा एक प्रोड्यूसर है या हाउस होल्ड है, जो कोई भी है, वो विश करता है कि वो इतना खर्चा अपनी इकोनॉमी में करने के लिए तैयार है। तो जितना अपना खर्चा इकोनॉमी में करने के लिए तैयार है वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर, वो डिमांड मेरी कहलाती है एग्रीगेट। बात समझ में आ गई? अब ये जो एग्रीगेट डिमांड होता है ये तो क्या है भाई? खर्चे हैं। खर्चे एक जगह रुक सकते हैं क्या? आप अपने खर्चे रोक सकते हो, मैं अपने खर्चे रोक सकता हूँ, या दुनिया में कोई भी इंसान क्या अपने खर्चे रोक सकता है? खाना छोड़ सकते हो, पहनना छोड़ सकते हो, रहना छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। कंज्यूम करोगे ही करोगे। तो जब आप ये सारी चीजें कंज्यूम करोगे तो क्या होगा? खर्चा कर रहे हो ना, और जब खर्चा कर रहे हो तो क्या हो रहा है? फ्लो, एक्सपेंडिचर फ्लोट कर रहा है, बह रहा है, बह रहा है, पैसा बह रहा है, बहुत पैसा भाई, बहुत पैसा अपने पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत पैसा अपने पास। तो यहाँ पे क्या होगा? मेरा जो एग्रीगेट डिमांड होगा वो क्या होगा? फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। क्यों फ्लो कॉन्सेप्ट होगा? क्योंकि ये मेरे पूरे एक पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है और यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो मेरा चेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमने प्लानिंग की बात करी है और प्लानिंग में खर्चे कम ज्यादा हो सकते हैं। जैसे आपने प्लान किया आपकी बर्थडे पार्टी है, आपने कहा मैं 10,000 खर्चा कर सकता हूँ, तो क्या फिक्स 10,000 खर्चा होगा? मे बी 9,000 पे रुक जाए, मे बी 12,000 हो जाए, मे बी 9,999 पे रुक जाए, मे बी 10,001 हो जाए। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो जहां पे भी चीजें प्लान्ड हो जाती हैं वहां पे मेरा कॉन्सेप्ट फ्लो हो जाता है क्योंकि वहां पे चीजें एक्चुअल नहीं होती हैं, वो कम ज्यादा हो सकती हैं, और जहां पे भी चीजें कम ज्यादा हो सकती हैं वो कॉन्सेप्ट मेरा होगा फ्लो कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अगर हम लोग एग्रीगेट डिमांड को जो हम डिमांड कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि जो डिमांड होती थी उसका रिलेशन हम लोग प्राइस के साथ करते थे ना। हम लोग डिमांड का रिलेशन किससे शो करते थे? प्राइस में। और प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन कैसा होता था? सोचो सोचो क्या होता था, याद करिए, 11th पढ़िए ना, इसी तरह 12th आ गए, पढ़िए ना। हाँ तो बताइए, डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन था? इनवर्स रिलेशन था। तो जब मेरे डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन था, तो जब यहाँ पे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वही डिमांड बदल जाएगा एग्रीगेट डिमांड में, प्राइस बदल जाएगा जनरल प्राइस में, मतलब सभी के लिए जो प्राइसेस है। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? एग्रीगेट डिमांड का जब हम लोग रिलेशन जनरल प्राइस लेवल से करेंगे तब भी मेरा रिलेशन कैसा आएगा? इनवर्स रिलेशन आएगा। और जहां पे भी इनवर्स रिलेशन आता है वहां पे कर्व कैसा होता है? याद करिए, डिमांड का कर्व कैसा था? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पे भी जब हम लोग बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की तो कर्व मेरा कैसा हो जाएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो अगर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एंड बिटवीन द जनरल प्राइस लेवल, तो आप क्या बताओगे? देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड द जनरल प्राइस लेवल एंड द कर्व ऑफ एडी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पे कर्व किसका बनेगा? ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। कैसा डाउनवर्ड स्लोपिंग? इस तरह से, ये इस तरह से डाउनवर्ड हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 8। बात समझ में आ गई? तो अगर आपके डिमांड और प्राइस की बात की जाएगी तो वहां पे इनवर्स रिलेशन होगा। इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से आपका कर्व होगा
डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक, अब अगर आपकी जो एडी है वो रिलेट कर जाए इनकम से, पहले एडी किससे रिलेट कर रही थी, प्राइस से, अब एडी किससे रिलेट कर रही है, इनकम से। तो यहां पे समझने की कोशिश करिए कि अगर इनकम ज्यादा होगी तो क्या होगा, खर्चे ज्यादा करोगे कम करोगे, अगर इनकम ज्यादा है तो खर्चे कैसे होंगे, ऑब्वियसली ज्यादा ही करोगे भाई मेरे, पैसा है अपने पास, इनकम ज्यादा है अपनी, जब इनकम ज्यादा है तो खर्चे भी ज्यादा होंगे, ये भी लाओ ये भी लाओ, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, कपड़े महंगे चाहिए, ब्रांडेड गैजेट्स चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो क्या होगा, इनकम ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे, और अगर इनकम कम होगी तो क्या होगा, लो यार जरूरत ही पूरी करनी, पैसा तो है नहीं अपने पास। तो अगर इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, इनकम कम है तो डिमांड कम होगी, और जब इस तरह का रिलेशन होगा तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, पॉजिटिव रिलेशन। तो हमारे एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में होता है पॉजिटिव रिलेशन, और पॉजिटिव रिलेशन होने की वजह से ही हमारा जो एग्रीगेट डिमांड का स्लोप होता है वो कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पे इसका जो कर्व होगा वो मेरा ड्रॉ होगा इस तरह से, ये हो जाएगी मेरी। तो जब एडी और प्राइस की बात होगी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, एडी और इनकम की बात होगी तो अपवर्ड स्लोपिंग। ये जो चैप्टर है हमारा ये बेस कर रहा है इनकम पे, तो इसलिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बारे में, इसीलिए इस पूरे चैप्टर में मेरा जो डिमांड का कर्व होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। बात समझ में आ गई। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हमारा एडी का जो कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, तो क्या बताओगे, एडी कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एंड देयर इनकम। उसकी इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होने की वजह से ही एडी का कर्व कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग। और वहीं अगर एडी और प्राइस की बात होगी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। आगे क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं एडी के कंपोनेंट्स की तरफ कि हमारे एडी के कंपोनेंट होते कैसे। तो बेसिकली हमने अपनी इकोनॉमी को, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो आपने देखी, अगर नहीं देखी तो उसको एक बार देख लीजिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उससे रिलेट करने वाला है। जब हमने इकोनॉमी की बात करी थी तो हमने अपनी इकोनॉमी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था। हाँ वही इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। तो पार्ट कौन कौन से थे, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी को हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी। हमने क्या किया, मेरे जो कंपोनेंट ऑफ एडी थे उनको समझने के लिए हमने पहले अपनी इकोनॉमी को डिवाइड किया, 2 पार्ट में इकोनॉमी रखी, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। क्लोज को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 सेक्टर और 3 सेक्टर। 2 सेक्टर इकोनॉमी में मेरे आते थे कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। 2 सेक्टर, यहाँ पे 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या आएगा, C refers to the consumption, I refers to the investment। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड रेफर टू द कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी जो भी आप खर्चा कर रहे हो इकोनॉमी में, जो भी आप पैसा खर्चा कर रहे हो वो 2 जगह कर रहे हो, या तो कंजप्शन पे या तो इन्वेस्टमेंट पे। क्लियर। यहाँ पे गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई रोल नहीं होता है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ प्राइवेट की ही बात होती है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन जब बात करते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी की, तो यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तब ये कॉन्सेप्ट मेरा क्या बन जाता है, C प्लस I प्लस G, यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे 3 सेक्टर इकोनॉमी इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। क्लियर है, चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ पे मेरी क्लोज इकोनॉमी में 2 सेक्टर, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 सेक्टर एंड 3 सेक्टर। 2 सेक्टर इकोनॉमी में मेरे 2 आएंगे, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। 3 सेक्टर इकोनॉमी में मेरे 3 चीजें आएंगी, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट। और वहीं जब बात करेंगे ओपन इकोनॉमी की, खुली हुई है पूरी, कोई रोक टोक नहीं। जब कोई रोक टोक ही नहीं है तो क्या होगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी शुरू हो जाएगा, सब कुछ इन्वॉल्व कर लेंगे। तब यहाँ पे एडी मतलब C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस। बात समझ में आ गई। लेकिन इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ 2 सेक्टर के बारे में। और जब 2 सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू C प्लस I। खत्म। क्या पढ़ेंगे, AD इज इक्वल टू C प्लस I। सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम 12th में भाई छोटे हैं, थोड़े से तो छोटे हैं। जब थोड़े से छोटे हैं तो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा छोटा ही लेके चलते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे, जहां पे मेरे एग्रीगेट डिमांड के 2 कंपोनेंट है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आ गई। तो चलिए अब इसका थोड़ा सा ग्राफ भी समझ लेते हैं। ग्राफ समझने से पहले आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए।
ताकि आपके लिए आगे की जो चीजें वो समझना इजी हो जाए। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एडी के ग्राफ, शेड्यूल और कर्व की तरफ। नोट डाउन प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एग्रीगेट डिमांड के शेड्यूल से। दो चीजें हम पढ़ेंगे आगे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट कर्व। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल मेरा क्या कहता है, इट इज अ टेबल। एग्रीगेट डिमांड के शेड्यूल क्या कहता है कि ये मेरी एक टेबल है जो कि शो करती है हमारे एडी को एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, कि मेरे हर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे, कि मेरी जो भी इनकम चेंज हो रही है उस इनकम लेवल पे मेरा एडी कितना है। एडी का मतलब एक्सपेंडिचर, कि हम जितना कमाते जा रहे हैं उस कमाई के अकॉर्डिंग, उस इनकम के अकॉर्डिंग मेरे खर्चे कितने हैं, उसका हम एक टेबल बना लेते हैं कि कितनी इनकम पे कितना खर्चा हम कर रहे हैं। ठीक, अब कर्व क्या होता है, एडी कर्व जो होता है वो मेरा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम अपने एग्रीगेट डिमांड के कर्व को शो करते हैं, जो कि मेरा होता है अपवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि हमारे एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव रिलेशन होने की वजह से ही मेरा जो कर्व होता है वो कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो मेरा एडी होता है, एडी का मतलब क्या होता है, C प्लस आई, यही होता है। अब जब मेरी इनकम 0 थी तो मेरा कंजप्शन कितना है, 10, इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये 10-10 क्यों नहीं है, तो अभी मैंने जब आपको बताया था कि जो मेरी एडी थी उस एडी में मेरे पास जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें कैसी थी, प्लान्ड थी। सारी की सारी चीजें कैसी थी, प्लान्ड एक्सपेंडिचर थे। हम सोच रहे थे ना, एक्चुअली में तो ऐसा कुछ नहीं था, जो कुछ भी चीजें थी वो कैसी थी, प्लान्ड थी। और जब चीजें प्लान्ड है तो यहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं कि जब हम कमाएंगे तो हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, या जब हम कमाएंगे तो हम इतना कंजप्शन करेंगे। तो ये जो मेरा पूरा शेड्यूल है, ये पूरा शेड्यूल मेरा कैसा है, अजम्पशन है या फिर प्लान्ड है, मैंने सोचा हुआ है इतना। एक्चुअली में इसका कोई भी वास्तविकता से इसका कोई भी संबंध नहीं है, ये पूरा पूरा हमारा क्या है, काल्पनिक है, अजम्पशन है मेरे कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा मैंने प्लान किया हुआ है। तो जब मेरी इनकम 0 थी तब भी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। अब ये क्या है, कमा नहीं रहे, खा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, कमाया कुछ नहीं, खाए चले जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप में से मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो कौन सी क्लास में होंगे, 11th 12th, मोस्ट प्रोबेबली अगर ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे देख रहे होंगे तो ग्रेजुएशन, इससे ज्यादा बड़ा तो होगा नहीं कोई। तो आप सब स्टूडेंट जो हैं क्या वो इनकम अर्न कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लेकिन कमा नहीं रहे हो, उसके बाद भी कपड़े एक से एक बढ़िया पहनते हो, खाना एक से एक बढ़िया खाते हो, गैजेट एक से एक बढ़िया इस्तेमाल करते हो, तो क्या कंजप्शन नहीं कर रहे हो, कर रहे हो ना। तो जब मेरी इनकम 0 होती है और उस लेवल पे भी हम कंजप्शन करें, मतलब व्हेन इनकम इज इक्वल टू 0 और तब भी मेरा कुछ ना कुछ कंजप्शन हो, उस लेवल को हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन। की जब मेरी इनकम 0 है, मेरी इनकम कुछ नहीं है और उस लेवल पे भी हम कंज्यूम करते हैं, तो वो लेवल मेरा कहलाता है ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो ये वही लेवल है जहां पे हम कमा कुछ नहीं रहे लेकिन खर्चा हम कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरा कंजप्शन भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए फर्क क्या है, यहाँ पे 20-20 का चेंज है, मतलब इनकम का जो चेंज है वो 20-20 का चेंज आ रहा है, लेकिन कंजप्शन का जो चेंज है वो 10-10 का आ रहा है। क्यों, क्योंकि जो कंजप्शन होगा वो हमेशा इनकम से कम होगा, हमेशा तो नहीं लेकिन हाँ हम हमेशा यही ट्राई करेंगे, कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप खर्चा हमेशा इनकम से कम ही रखो, क्योंकि अगर इनकम से ज्यादा कर दोगे तो लाओगे कहाँ से पैसा, कमा रहे हो 100 रुपए खर्चा कर रहे हो 1000 रुपए, कैसे पॉसिबल है पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। तो प्रैक्टिकली हमेशा ये होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा जो इनकम कंजप्शन होता है वो इनकम से नीचे ही होता है, बट थ्योरेटिकली इनिशियली ऐसा होता है कि जब हम कमा कुछ नहीं रहे लेकिन हमारे घर वाले हमें दे रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, पहन भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब कंजप्शन मेरा ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही हम कमाई की स्टेज पे आते हैं वैसे ही हमें पता चलता है कि ना, कमाई और खर्चे एक जैसे नहीं होने चाहिए, हमेशा आपके खर्चे जो हैं वो कमाई से कम ही होने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, पहले हम लोग एडी निकाल लेंगे। एडी कैसे निकालेंगे, सी और आई को जोड़ के, 10 + 10 20, 20 10 30, 30 10 40, 40 10 50, 50 10 60, 60 10 70, 70 10 80। मैंने सी और आई को जोड़ दिया तो मेरा क्या बन गया, यहाँ पे एडी बन गया। ठीक, अब
एक लेवल है जहां पे, ये लेवल है जहां पे मेरा y इज इक्वल टू AD होता है, मतलब मेरी इनकम जो है वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है, यानी यहाँ पे हम जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्चा कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद के जो ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पे इनकम इज ग्रेटर देन AD, इनकम ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है, तो यहाँ पे जो मेरा पार्ट बचेगा इनकम का वो कहां चला जाएगा, पार्ट ऑफ इनकम विल बी सेव। हम क्या करेंगे, जो भी मेरी इनकम का पार्ट बच रहा है, यहां पे देखो हमने इनकम कितनी अर्न करी 80, कंजप्शन 50, इन्वेस्टमेंट 10, टोटल हो गया 60। तो यहां पे क्या हुआ, कमाया 80, खर्चा किया 60, 20 रुपए बचे, ये 20 रुपए चले जाएंगे सेविंग। वही यहाँ पे कमाया 60, खर्चा किया 50, कमाया 60, 50 पे खर्चा किया, 10 रुपए बचे, 10 रुपए सेविंग में चले जाएंगे। तो जब मेरी इनकम ज्यादा होगी कंजप्शन से, तो बचा हुआ पैसा चला जाएगा सेविंग। बात समझ में आ गई? चलिए अब ग्राफ देख लेते हैं इसके। ग्राफ कैसे बनेंगे, यहाँ पे ये होगा मेरा इनकम, ये होगा मेरा AD। ठीक, अब जैसे मैंने इनकम शुरू करी है, इनकम मेरी 0 से शुरू है, तो इनकम का जो ग्राफ होगा वो 0 से शुरू होगा और इस तरह से चला जाएगा। ये हो गई मेरी इनकम, 0 से शुरू हुआ, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ये ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग चला गया। ठीक, कंजप्शन का जो ग्राफ है वो शुरू कहां से हुआ, 10 से शुरू हुआ, तो एक पॉइंट इसको हम थोड़ा ऊपर से लेंगे यहाँ से और इसको इस तरह से लेके जाएंगे, ये हो गया मेरा कंजप्शन। ठीक, उसके बाद इन्वेस्टमेंट मेरी 10 की है, तो कांस्टेंट यहाँ इन्वेस्टमेंट मेरी हो जाएगी 10 की। ठीक, जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये पॉइंट, तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे कि मेरी इनकम है 40, 30, 20, 10, 0, और यहाँ पे मेरा AD हो गया 0, 10, 20, 30, 40। बात समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या हुआ, जिस पॉइंट पे मेरा इनकम, मतलब जो मेरी y है और यहाँ पे जो मेरा C और I का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे मेरा जो ये है, ये C और I का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये जो पूरी चीज है ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरा ग्राफ हो जाएगा, जिसमें मेरा AD जो होगा अपर स्लोपिंग होगा, Y जो होगा वो इनकम होगा, और जो मेरा I होगा वो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक, क्लियर है सबको? बात समझ में आ गई? आज की क्लास जो हमारी थी उसमें हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा, उसके कंपोनेंट्स पढ़े, उसका शेड्यूल पढ़ा, उसका कर्व पढ़ा और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़े। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर आ गई हो, समझ में आ गई होंगी। थैंक यू क्लास।